डॉक्टर रमन सिंह के लिए यह कार्यकाल बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला था, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की कमान आ चुकी थी भूपेश बघेल के हाथों में, जो संगठन पर अच्छी पकड़ रखते थे। उन्होंने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा और पार्टी को मजबूत करना शुरू किया, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने की शुरुआत की। पद यात्राओं के जरिए छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड, अखफोड़वा कांड, भूमि अधिग्रहण जैसे विवादों को जनता तक ले जाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वो रमन सिंह सरकार पर डायरेक्ट प्रहार करते थे। देखिए, ये दो ऐसे मामले हैं रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में हुए थे। नसबंदी कांड के दौरान ऐसा हुआ था कि महिलाओं को एक गांव में ले जाकर उनको जो है उनकी नसबंदी कराई गई थी और उसके बाद एक आउटडेटेड गोलियां महिलाओं को दे दी गई थी। उस गोली की वजह से 13 महिलाओं की मौत हो गई थी। वो एक नसबंदी कांड है। आंख फोड़वा कांड जो है वो भी मेरा कहना है कि सरकार के दौर में जो सरकारी शिविर लगते हैं उसमें महिलाओं की जो आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे उसमें 11 महिलाओं की मौत हो गई थी। एक तरफ भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में लगभग सूख चुकी कांग्रेस की जड़ों को अपनी मेहनत से सींच रहे थे, दूसरी तरफ रमन सिंह सरकार धीरे धीरे कई आरोपों में घिरने लगी। पीडीएस योजना जिसने रमन सिंह को हीरो बनाया था, उसी में घोटाले के आरोप लगने लगे। 2015 में आपूर्ति निगम के दफ्तर में छापा पड़ा। अफसरों के यहां से करोड़ों रुपए बरामद हुए। कांग्रेस ने 36,000 करोड़ का घोटाला बताकर रमन सरकार को खूब घेरा। 2016 में रमन सिंह के बेटे पर आरोप लगा कि पनामा पेपर लीक्स में उनका भी नाम है। रमन सिंह ने चावल वाले बाबा के बाद मोबाइल वाले बाबा का नाम भी अर्जित करने की कोशिशें की। 55 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना लाए। बिहार की शुरुआत आज हो रही है। हमारे अकेले राजनांदगांव जिले में 1,81,000 लोगों के हाथ में 3 महीने के अंदर मोबाइल होगा। 1,81,000। आदिवासियों के लिए बाड़ी बांस योजना लाए। 2018 में विधानसभा चुनाव आए तो डॉक्टर रमन सिंह के लिए चुनौतियां लेकर आए। घोटालों के अलावा उन पर नक्सलवाद को खत्म न कर पाने के आरोप विपक्ष का प्रमुख हथियार बन गया, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में रमन सिंह नक्सली समस्या पर नकेल कसने के वादे करते रहे। 2010 में उनके कार्यकाल में दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 76 जवानों की हत्या कर दी थी। रमन सिंह अब भी उस वादे को दोहरा रहे थे। रमन सिंह सचमुच ही नक्सलियों से बातचीत का एक सिलसिला शुरू कर सकते थे। अगर वो करते तो वो ऐतिहासिक हो जाते, लेकिन शायद उनकी पार्टी का रुख नक्सलियों के प्रति हमदर्दी का नहीं था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रमन सिंह के लिए प्रचार किया, लेकिन राज्य में अब हवा का रुख काफी बदलने लगा था। भूपेश बघेल कांग्रेस की खोई जमीन वापस पाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। जनता इन्हीं लोगों से ऊब चुकी थी। ये जो उनके 14-15 मंत्री थे, वही जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, वही पार्टी के लोग थे, जो 15 साल से एक छत्र अपनी चला रहे थे। तो जनता इस चीज को पसंद नहीं कर रही थी। उसके बाद आप कितना भी कहते रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया, उसका बहुत ज्यादा मायने 2018 में नहीं रह गया था। चुनावों में कुछ ही दिन पहले भूपेश बघेल को रमन सिंह सरकार के एक मंत्री की सीडी कांड के चलते जेल में डाल दिया गया। इसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये मैंने कोई अपराध किया नहीं है। जेल जाना जैसे भूपेश बघेल के लिए वरदान साबित हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हो गए, सड़कों पर आ गए। जब भूपेश बघेल जेल से बाहर आए तो एक बटी हुई कांग्रेस के सामने नहीं, बल्कि एकजुट कांग्रेस के सामने, और कांग्रेस की यही एकजुटता भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर रमन सिंह के तमाम अपीलों के बावजूद। चुनावों के नतीजे इस प्रकार आए। कांग्रेस को 68 और बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली। कांग्रेस ने 1.5 दशक बाद अपनी जमीन फिर पाली। मैं सभी वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर और जो पहली बार चुन के जो विधायक साथी चुन के आए हैं, उनके साथ मिलकर हम नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे।
कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से 15 साल बाद सियासी बनवास तो खत्म हो गया, लेकिन फिर ये बड़ी लड़ाई शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री कौन बने। इसके कई कारण भी थे और इसीलिए रेस में कई दावेदार भी थे। सरगुजा रियासत के राजा त्रिभुवन शरण सिंह देव यानी टीएस सिंह देव, कांग्रेस ने उनके क्षेत्र में पड़ने वाली 14 की 14 विधानसभा सीटें जीती थी। जनता के बड़े वर्ग पर उनका असर था। चरणदास महंत जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तब भी वो सीएम पद की कुर्सी के प्रमुख दावेदारों में थे और राजनीति का लंबा अनुभव और जनता में लोकप्रिय थे। ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ में 18% साहू समाज के वोटों पर उनका असर था और वो अकेले ऐसे नेता थे जो लोकसभा चुनावों में मोदी लहर होने के बावजूद दुर्ग से जीत हासिल कर चुके थे। मुख्यमंत्री पद के चौथे स्वाभाविक उम्मीदवार भूपेश बघेल थे ही। चुनाव उनके नेतृत्व में और उनकी ही रणनीति से लड़ा गया था। कभी ताम्रध्वज के समर्थकों के बीच मिठाई बंट गई तो कभी चरणदास महंत के समर्थकों ने लड्डुओं को मंगवा कर रख लिया। टीएस सिंह देव के समर्थक तो कुर्सी पक्की मान ही चुके थे। सांप सीढ़ी जैसा खेल हो चुका था। ये भी हुआ कि सुनने में आया कि कुर्सी 50-50 के फॉर्मूले के आधार पर मिलेगी, यानी 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर 2 नाम रह गए, भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव। अंत में छत्तीसगढ़ के भूप बने भूपेश और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़ा है। भूपेश बघेल किसान ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जैसी योजनाओं के रिपोर्ट कार्ड को लेकर फिर जनता के बीच खड़े हैं। जो हमने कहा वो हमने किया। जो काम करने वाले हैं उसे आशीर्वाद मिलता ही है। हम तो मांगने वाले हैं, फिर भी मांगेंगे, लेकिन हमको पूरा विश्वास है हमारे जो दाता है, मतदाता है, हमको भरपूर आशीर्वाद देंगे। टीएस सिंह देव उनके लिए अभी भी चुनौती बने हुए हैं और ये बात सार्वजनिक मंचों से कहीं सुनी जाने लगी है। उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर मुख्यमंत्री वो हैं और जीत रहे हैं उनके नेतृत्व में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही बनेंगे। बोले बिल्कुल दिल से साफ हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि पार्टी तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता कौन होगा। बीजेपी ने इस बार किसी को अपना चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं बनाया है। डॉक्टर रमन सिंह की जगह प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जीताना। इसी जोश के साथ में जुटना है और जन जन को जोड़ना है। छत्तीसगढ़ की कहानी दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां से चंद दिनों बाद उसे चुनना है मुख्यमंत्री, यानी छत्तीसगढ़ सरकार।